हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। बेटा, आज बारिश की वजह से आपकी जो ऑफलाइन क्लास है वो नहीं हो पाई, तो मैंने कहा कि आपका लॉस ना होने पाए, इस वजह से मैं आपके सामने ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आया हूँ। जहाँ से हमने कल लीव किया था अपनी क्लास को, उस क्लास में से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी थ्योरी पार्ट है, उस थ्योरी पार्ट को हम लोग करेंगे। ठीक है, हमने कल आपको क्या कहते हैं, सेल के बारे में, सेल या बैटरी के बारे में बताया था। सेल क्या होते हैं, आपको बताया था कि ये सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसका एक बार उपयोग होने के पश्चात उसे पुनः आवेशित ना किया जा सकता हो, उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। इसे अनुत्क्रमणीय सेल भी कहा जाता है। इसका प्रमुख एग्जाम्पल जो था वो क्या था, आपका शुष्क सेल, ड्राई सेल था। दूसरा जो हमने आपको बताया वो क्या था, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या है, ऐसा सेल जिसको पुनः आवेशित किया जा सकता हो, मतलब उपयोग होने के पश्चात उसे पुनः आवेशित किया जा सकता हो, वो क्या कहलाता है, आपका द्वितीयक सेल कहलाता है। और ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। इसका प्रमुख उदाहरण क्या है, आपका सीसा संचायक सेल, लेड संचायक सेल है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने फिगर बना लिया था, और फिगर को फिर से हमने ड्रा किया इस बोर्ड पे। ठीक है, उसको आप देखिए। तो इसमें क्या क्या होता है आपका, वो हम बताते हैं। ठीक है, देखिए। तो आप गौर से देख लीजिए, अगर जिन लोगों ने कल फिगर सही से नहीं बना पाया, नहीं ड्रा कर पाए थे, तो आज उसको सही से ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, सीसा संचायक सेल होता क्या है। सीसा संचायक सेल जो होता है, इसका प्रमुख उपयोग स्वचालित वाहनों, मतलब गाड़ियों में किया जाता है, या इन्वर्टर बैटरीज में इसका उपयोग किया जाता है। इसका एक सेल जो होता है वो एक सेल जो होता है वो 2 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट का होता है। अगर हमको क्या कहते हैं, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का क्या कहते हैं सेल बैटरी बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, 3 जोड़ी या 6 जोड़ी सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस सेल में लेड की एक लेड धातु की एक इलेक्ट्रोड या छड़, जिसे पट्टिका कह सकते हैं, ठीक है, होती है। ठीक है, लेड धातु की एक पट्टिका होती है जो एनोड का कार्य करती है। तो इसमें जो कैथोड होता है वो क्या होता है, वो भी लेड की एक क्या होती है, पट्टिका होती है, छड़ होती है, दोनों सब देखिए, छड़ होती है, जिस पर PbO2 का पॉलिश किया गया होता है। और इन सेलों को एकांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, एकांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तथा इनको इनको छिद्रित फाइबर से अलग अलग कर, जैसे ये है नहीं, छिद्रित फाइबर से अलग अलग करके रखा जाता है। ठीक है, अब इस संपूर्ण व्यवस्था को इस संपूर्ण व्यवस्था को 38% सांद्रता वाले H2SO4 विलयन में रख दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेल का जब उपयोग होता है तो निम्न रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, वो हम लोग अब धीरे से उसको सीखेंगे। तो फिगर आपने ड्रा कर लिया है, फिगर को देख लीजिए एक बार। तो लिखिएगा इसमें, हम आपको लिखा देते हैं। फिगर देख लिया है, फिगर आपको फिर से दिखाते हैं। चलिए देखिए, तो लिखिएगा जैसे लैंग्वेज लिखिए। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल का उपयोग, सीसा संचायक सेल का उपयोग इन्वर्टर बैटरी तथा वाहनों में किया जाता है। इसका प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। इसका प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। अतः 6 वोल्ट या 12 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए 3 जोड़ी या 6 जोड़ी सेल का उपयोग किया जाता है। 3 जोड़ी या 6 जोड़ी सेल का उपयोग
किया जाता है। इसका प्रत्येक एनोड इसका प्रत्येक एनोड इसका प्रत्येक एनोड लेड की एक पट्टिका या छड़ होती है। लेड की या एक पट्टिका या छड़ होती है। लेड की एक पट्टिका या छड़ होती है तथा प्रत्येक कैथोड भी लेड की एक पट्टिका होती है। लेड की एक पट्टिका होती है तथा प्रत्येक कैथोड भी लेड की एक पट्टिका होती है जिस पर PbO2 की पालिश की गई होती है। जिस पर PbO2 की पालिश की गई होती है। ठीक है, देखो इन सेलों को एकांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। देखो एक के बाद एक एकांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। एकांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा छिद्रित फाइबर द्वारा एक दूसरे से पृथक कर दिया जाता है। छिद्रित फाइबर द्वारा एक दूसरे से पृथक कर दिया जाता है। एक दूसरे से पृथक कर दिया जाता है। अब इस संपूर्ण व्यवस्था को अब इस संपूर्ण व्यवस्था को रबड़ या प्लास्टिक के पात्र में रखा जाता है। रबड़ या प्लास्टिक के पात्र में रखा जाता है। रबड़ या प्लास्टिक के पात्र में रखा जाता है। रबड़ या प्लास्टिक के पात्र में रखा जाता है जिसमें 38% सांद्रता का 38% सांद्रता का H2SO4 विलयन भरा होता है। H2SO4 विलयन भरा होता है। H2SO4 विलयन भरा होता है। ठीक है, फिर अगली लाइन से लिखिएगा। लिखिए, जब सेल का उपयोग होता है तो जब सेल का उपयोग होता है तो जब सेल का उपयोग होता है तो सेल का उपयोग होता है तो निम्न रासायनिक अपक्रिया निम्न रासायनिक सेल का उपयोग होता है तो निम्न रासायनिक अपक्रिया होती है। निम्न रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक है, देखिएगा एनोड पर एनोड पर एनोड पर कैसे क्रिया होगी। एनोड क्या है आपका पीबी प्लस। देखो विलयन में क्या है H2SO4 H2SO4 टूटे क्या बनाएगा H प्लस और SO4 माइनस। तो यहाँ पे H2SO4 का SO4 माइनस माइनस से रिएक्शन करता है। ठीक है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होगी। Pb से क्या बन जाएगा PbSO4 Pb लेड सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये डोनेट करेगा। ये आपका हो गया एनोड पर। ठीक है, कैथोड पर कैथोड पर कैथोड पर ठीक है, कैथोड क्या है आपका PbO2 है। ठीक है, गौर से देखिएगा PbO2 प्लस SO4 माइनस माइनस उसमें भी रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4H प्लस आएगा 4H प्लस आएगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण होगा क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, तो +2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा देखो, PbSO4 से PbSO4, लेड सल्फेट, ठीक है, 4H और ये 2 क्या बना लेगा, 2H2O। ये आपका हो गया कैथोड पर, एनोड पर और कैथोड पर ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। हम्म, ठीक है, एनोड पर और कैथोड पर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक और समझिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, त्यागा गया है। कैथोड पर यहाँ क्या होता है, अपचयन, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण किया गया है। यहाँ पे H+ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। बैलेंस करने का तरीका भी कल की न्यूमेरिकल क्लास में हुई थी, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए तो उसको किससे बैलेंस करते हैं, H से बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 4H2O हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसी अपक्रिया को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखिए, एक में लिखें तो लिखिएगा, उपरोक्त अपक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। उपरोक्त अपक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। उपरोक्त अपक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 कट जाएगा, आपको यहाँ पे दो SO4 मतलब 2H2SO4, 2H2SO4। तो क्या बनेगा देखो, जाहिर सी बात है, Pb, 2 Pb है, 2PbSO4, 2PbSO4 प्लस यहाँ पे 2H2O, 2H2O, वही रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो, इस साइड इलेक्ट्रॉन है, इस साइड इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा। इसमें भी देख सकते हो, ठीक है। SO4 से SO4 आप 2SO4 हो गया, ठीक है। और आपका वही से PbSO4 जो है 2PbSO4 हो गया, H2O बचेगा आपका, ठीक है। SO4 माइनस माइनस का मतलब क्या हो, उसका पूरा अगर लेंगे तो H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, इस रिएक्शन को लिख लीजिए। अब लिखिए, जब बैटरी पुनः आवेशित करते हैं तो निम्न रासायनिक अपक्रिया होती है। जब बैटरी या सेल, जब सेल पुनः आवेशित करते हैं तो निम्न रासायनिक अपक्रिया होती है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर बैटरी यूज हो रही है तो ये इस तरीके की अपक्रिया होती है जो ऊपर लिखी है। अगर बैटरी फिर से क्या हो, आवेशित होगी तो क्या हो जाएगा, 2PbSO4, 2PbSO4 प्लस 2H2O, रिवर्सिबल Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ठीक है। तो ये आवेशन, पुनः आवेशन की अपक्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, सीचा संचायक सेल आपका हो जाता है यहीं पे कंप्लीट। उसमें हमने बैटरी जब उपयोग में आती है तो किस तरीके की रासायनिक अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। और जब बैटरी को पुनः आवेशित किया जाता है तो किस तरीके की अपक्रिया होती है, दोनों बता दिया है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा है, अंतिम टॉपिक है, वो क्या है, संक्षारण, ठीक है, कोरोजन, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, गौर से यहाँ पे देखेंगे। हो गया इसको, तो आइए देखते हैं। हेडिंग करेंगे, नई हेडिंग, धातुओं धातुओं का संक्षारण एवं संरक्षण। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, पूछा जाता है, ठीक है।
इसकी डिफिनीशन तो याद ही होनी चाहिए। मान लीजिए पूरी थ्योरी अगर आपको याद नहीं हो पा रही है तो डिफिनीशन हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे इसको। धातुओं का संक्षारण एवं संरक्षण। हो गया। देखिए, आपने जंग लगना देखा है, यहाँ पे मतलब जंग लगने की कहानी बताई जाए, कैसे किसी भी धातुओं का संक्षारण मतलब क्षरित होता है, खराब कैसे कोई धातु होती है, कैसे उस पर जंग लग, जैसे लोहे पे जंग लग के वो खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं, बहुत सी धातु हैं जो क्या कहते हैं नमी तथा वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षरित हो जाती हैं। इसी क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, वायु व नमी के उपस्थिति में अगर परिभाषा को बोला जाए तो वायु व नमी की उपस्थिति में धातु पृष्ठों का धीरे धीरे क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। फिर सुनिएगा, वायु व नमी की उपस्थिति में, नमी मतलब जल भी बोल सकते हैं, वो वायु तथा जल ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह देखिए बारिश से बचाया जाता है। आप लोग तो इतने जनरली कुछ देखे भी हो कि किस तरीके से संक्षारण को मतलब हम जंग किसी चीज लोहे में जंग लगने को किस तरीके से रोकते हैं। ठीक है, उसको पानी से बचाते हैं, खुले में रखने से बचाते हैं, और इन सब से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर कभी क्या कहते हैं पॉलिश कर देते हैं, कभी ग्रीस लगा देते हैं, कभी तेल लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या कहते हैं उसके संक्षारण को बचाया जाता है। तो परिभाषा अगर कोई पूछे तो उसको कैसे बताएंगे, आप अपने अपने कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, वायु व नमी की उपस्थिति में, वायु व नमी के उपस्थिति में धातु पृष्ठों का धीरे धीरे क्षय होना, धातु पृष्ठों का धीरे धीरे क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है, ठीक है, यह एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। तो लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिए, आगे बताते हैं। लिखिए, संक्षारण क्या होता है। वायु व नमी की उपस्थिति में, वायु व नमी की उपस्थिति में धातु पृष्ठों का धीरे धीरे क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। यह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, यह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, ठीक है, लोहे पर जंग का लगना, तांबे तथा पीतल की सतह पर हरे धब्बे का बनना इत्यादि, तांबे तथा पीतल की सतह पर हरे धब्बे का बनना इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ तक लिख लिया आपने। ये तो देखिए, इस जो ये संक्षारण की प्रक्रिया है इसमें रेडॉक्स अपक्रिया होती है। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है और सामान्यतः धातुएं अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित तो हो जाती हैं। ठीक है, सामान्यतः धातुएं अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित तो हो जाती हैं। एक लाइन इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में रेडॉक्स अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। इस प्रक्रिया मतलब संक्षारण की प्रक्रिया में रेडॉक्स अपक्रिया होती है। ठीक है, तथा धातुएं समानता अपनी ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती हैं, धातुएं समानता अपनी ऑक्साइडों में परिवर्तित तो हो जाती है। अब समझिए, ठीक है, संक्षारण की क्रिया विधि क्या होती है। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए, संक्षारण की क्रिया विधि, हेडिंग डालिए, संक्षारण की क्रिया विधि, संक्षारण की क्रिया विधि। ये तो संक्षारण हो गया, अब लिखिए संक्षारण की क्रिया विधि,
संक्षारण की क्रिया विधि, संक्षारण की क्रिया विधि, संक्षारण की क्रिया विधि। देखिए, धातुएं जो होती हैं वो वायु तथा नमी की उपस्थिति में सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती हैं। ठीक है, धातुएं वायु तथा नमी की उपस्थिति में सरलता से इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती हैं। क्योंकि आप जानते हो धातुओं की आयनन ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है। और आयनन ऊर्जा की परिभाषा बार बार बताई जाती है, क्या है, किसी भी तत्व के वाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वही क्या कहलाती है, आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि आयन धातुओं का क्या होता है, धातु की परिभाषा ही है कि वे पदार्थ जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, वो धातु कहलाते हैं। तो धातु जो भी होगा वो क्या वायु और नमी के संपर्क में जब आती हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देती हैं, त्याग करती हैं। और धातु की जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, एनोड कहलाती है। जैसे हम आयरन का एग्जांपल लें, आयरन जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मान लीजिए ये क्या कहते हैं, आपका आयरन सॉलिड है, ठीक है। जब ये नमी की उपस्थिति में आएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, Fe2+ बनाते हैं या Fe++, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लीजिए धातु है, वो दिखाई तो देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दिखाई थोड़ी देगा, ठीक है। जब ना वायु और नमी के संपर्क में आए तो इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने त्याग किया, त्याग करने के बाद उनका ऑक्सीकरण हुआ, जिस बिंदु पर ही होता है उसे एनोड कहते हैं, ठीक है। एक एनोड हमको मिल गया, ठीक है। फिर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है धातु के भीतर से ही गति करते रहते हैं, ठीक है, धातु के भीतर से गति करते रहते हैं और वायुमंडल में उपस्थित H+ आयनों से क्रिया करके ऑक्सीजन का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, ठीक है। H+ आयनों से क्रिया करके अपचयन कर देते हैं और यह क्रिया जिस बिंदु पर होती है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे 4H+ प्लस O2, क्योंकि वायु में तो ऑक्सीजन है ही है, ठीक है, H+ भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2H2O। ऑक्सीजन का अपचयन हुआ, कैसे अपचयन हुआ देख सकते हो, यहाँ ऑक्सीजन O2 जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्म हो, आणविक अवस्था हो, तो किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है, शून्य होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, -2। तो शून्य से -2 घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है का मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, इतना तो जानते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है, अपचयन। और ये एनोड था, क्योंकि ये क्रिया एनोड पर होती है, और ये क्या होगी आपकी एनोड, और ये आपका कैथोड। अब ये इतना हुआ। अब अपचयन की दर बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, वायु में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड नमी से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल हमने बताया क्या होता है, H2CO3 बना लेता है। क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ बात हो रही है भाई, आपका क्या कहते हैं मेटल है वो किसके संपर्क में आ रहा है, ठीक है, वायु और नमी। तो वायु में क्या है, नमी भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो क्या होगा, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड किससे क्रिया करता है, नमी से क्रिया करके क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। H2CO3 बनाने के पश्चात वो फिर इसका क्या H2CO3 बना, क्योंकि H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है और इसके वियोजन से क्या बनता है, H+। कैसे देखिएगा, रिएक्शन दोनों देखिए, CO2 प्लस H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन किया, क्या बना लिया आपका H2CO3, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल, बहुत दुर्बल अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। फिर ये कार्बोनिक अम्ल तुरंत क्या हो जाएगा, आपका वियोजित हो जाएगा, H2CO3 गिव्स
रिवर्सिबल H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब इससे क्या होगा, विलयन में क्या होगा, H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन के क्या होगा, अपचयित होने की दर बढ़ जाएगी और धातु के संचरित होने की भी दर बढ़ जाएगी। एक और समझिएगा, ठीक है। जब वायु में उपस्थित CO2 H2O से नमी से क्रिया करेगा, H2O मीन्स नमी, नमी यहाँ नमी से क्रिया करे, नमी से क्रिया करेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल होने के नाते क्या करेगा, इसका वियोजन हो जाएगा और H प्लस मिलेगा। पहले से उपस्थित H प्लस और कार्बोनिक अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस से क्या होगा, H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन के अपचयित होने की दर बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन के अपचयित होने की दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन के अपचयित होने की दर बढ़ेगी तो इसका आपका यहाँ पे एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के अपचयित होने की दर जब बढ़ेगी तो क्या होगा, धातु के संचरित होने की भी दर बढ़ जाएगी, धातु के संचरित होने की दर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कुल मिला के धातु पे, क्योंकि दोनों अपक्रिया मैंने लिख दी, एनोड पर लिखते हैं, कैथोड पर लिखते हैं, ठीक है। तो धातु की सतह पर होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया लिखते हैं, ये लिखे रहने देते हैं, बाद में यूज़ आएगा अभी, Fe, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या है 4H प्लस, 4H प्लस प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4H प्लस था तो कितना चार्ज है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपका होगा। अब धातु की सतह पर होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया, धातु की सतह पर होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। देखिए क्या क्या होगा, आप इसको गौर से देखिए। यहाँ पे पहले तो 2Fe प्लस, ठीक है, 2Fe प्लस प्लस यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे Fe है ना, तो यहाँ पे 2Fe प्लस 4H प्लस प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा O2, दोनों ऐड कर दी हमने, दोनों रिएक्शन को ऐड किया एनोड और कैथोड पर, तो क्या हो जाएगा Fe प्लस 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 2H2O, Fe प्लस 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 2H2O। और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2Fe लेंगे। 2Fe लेने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ चार्ज कितना है, 4 चार्ज है, तो यहाँ पे आपका भी 4 क्या कहते हैं प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी धातु की सतह पर जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है वो है, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं, धातु की सतह पर जब रेडॉक्स अपक्रिया होती है तो मान के चलिए अगर ये आयरन हमने धातु के रूप में आयरन लिया तो आयरन ये बना Fe प्लस प्लस बना, और यही Fe प्लस प्लस क्या गए वायु में उपस्थित नमी से, वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसे जंग कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है Fe2O3 डॉट 2H2O, क्या होता है Fe2O3 डॉट 2H2O होता है। देखिएगा रिएक्शन, उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4Fe प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे फिर आपको ऑक्सीजन आ जाएगा प्लस 4H2O, नमी से क्रिया किया, प्लस O2 ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा 2Fe2O3 प्लस H कितना है 4H2O है, तो यहाँ 8H प्लस हो जाएगा, 8H प्लस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्या है, ये Fe प्लस प्लस से आपका बन गया क्या कहते हैं 8H प्लस Fe2 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड यही जंग का सूत्र होता है। और कॉमन सूत्र अगर लिखा जाए तो फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है Fe2O3 डॉट 2H2O, Fe2O3 डॉट
2H2O होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया, सारी रिएक्शन लिख दी गई है। ठीक है, आप सिर्फ हमको अब क्या गया, थ्योरी आपको लिखाना है, थ्योरी लिखना हो तो आप लोग थ्योरी एक बार खूब गौर से लिख लीजिए। संक्षारण तक आपने लिख लिया है। ठीक है, अब क्रिया विधि में लिखिए, लिखिए नमी व वायु की उपस्थिति में, नमी व वायु की उपस्थिति में, नमी व वायु की उपस्थिति में धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। धातु के जिस बिंदु पर यह क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। धातु की जिस बिंदु पर यह क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, ये वाली रिएक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला ये वाले रिएक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया। लिखिए अगली लाइन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से होकर गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से गति करते हैं तथा H+ आयनों की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन कर देते हैं, H+ आयनों की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन कर देते हैं। धातु की जिस बिंदु पर यह क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। सेकेंड ये वाला लिख लीजिएगा, धातु के जिस बिंदु पर यह क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। धातु के जिस बिंदु पर यह क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, फिर अगली लाइन से लिखिए, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु में उपस्थित ऐसे लिखिएगा, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड नमी से क्रिया करके, नमी से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, जिसके वियोजन से, जिसके वियोजन से, जिसके वियोजन से, जिसके वियोजन से H+ आयन बनते हैं, H+ आयन बनते हैं। अतः H+ आयनों की सांद्रता, अतः H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन के अपचयित होने की दर बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन के अपचयित होने की दर बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन के अपचयित होने की दर बढ़ जाती है तथा धातु के क्षरित होने की दर भी बढ़ जाती है, तथा धातु के क्षरित होने की दर भी बढ़ जाती है, धातु के क्षरित होने की दर भी बढ़ जाती है। ये तीसरा चौथा रिएक्शन यहीं पे लिख लीजिए, ये दोनों एक साथ। ठीक है, क्षरित होने की दर बढ़ जाती है, क्षरित होने की दर बढ़ जाती है। ठीक है, इसको लिख लिया आपने। अब ये हो गया, फिर लिखिए धातु की सतह पर होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया, धातु की सतह पर होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया इस प्रकार है, धातु की सतह पर होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया इस प्रकार है। तो ये वाला रिएक्शन लिख लीजिएगा पांचवा, धातु की सतह पर होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया इस प्रकार है। फिर ये पांचवा रिएक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है।
फिर लिखिए उपरोक्त रेडाक्स, अगली लाइन से लिखिए उपरोक्त रेडाक्स अपक्रिया में बनने वाली, उपरोक्त रेडाक्स अपक्रिया में बनने वाला Fe प्लस प्लस आयन, Fe प्लस प्लस आयन वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3.2H2O होता है, .2H2O होता है। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन लिखिए 6, ठीक है 6 रिएक्शन लिख लीजिए। ये 4Fe प्लस 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 4H2O प्लस O2 गिव्स 2Fe2O3 प्लस 8H प्लस। ठीक है, चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, धातु संक्षारण से बचाओ, संक्षारण से बचाओ, संक्षारण संक्षारण से बचाओ, बचाओ। देखिए अगर धातु जो है वायु और नमी के संपर्क में आता है तभी क्षरित होता है, ठीक है। तो धातु और ये जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है और जो नमी है उसके बीच में कोई चीज़ ला दी जाए, ठीक है, कोई अवरोध ला दिया जाए तो क्षरण बच जाएगा। यही करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे लोहे को जंग से बचाना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है, ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है, हाँ किसी कोई कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें तेल लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, संक्षारण, धातुओं को क्षरण से क्या कहते हैं, बचाया जा सकता है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, ठीक है, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए धातु तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बीच एक परत बना दी जाती है, धातु तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बीच एक परत बना दी जाती है, ठीक है। यह परत पेंट, ग्रीस अथवा तेल से बनाई जाती है, ठीक है। तो लिखिए इसको, संक्षारण से बचाव के लिए, संक्षारण से बचाव के लिए धातु की सतह तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के मध्य, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के मध्य, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के मध्य एक परत बना दी जाती है। यह परत रंग, ग्रीस अथवा तेल से बनाई जाती है, रंग, ग्रीस अथवा तेल से बनाई जाती है। अच्छा, एक तरीका और है, जैसे कोई धातु है और उसका क्षरण होता है, उस पर किसी ऐसे धातु का लेपन कर दें जो क्षरित ना हो, जिसका क्या कहते हैं, वायु नमी की उपस्थिति में क्षरण ना हो, तो इस तरीके से भी क्या कहते हैं, धातु को क्षरित होने से बचाया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, आप लोग पढ़े हो, लोहे पे जब हम क्या कहते हैं, जिंक क्या लेपन कर देते हैं तो लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, और इस क्रिया को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण, क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। इसको भी लिख लीजिए, अगली लाइन से लिखिए, इसी प्रकार किसी धातु पर, इसी प्रकार किसी धातु पर संचरित संचरित न होने वाली, संचरित न होने वाली धातु का लेपन करके, धातु का लेपन करके उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है।
उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसका उदाहरण लिख लीजिए। लिखिए आयरन मतलब लोहे पर, आयरन पर जिंक धातु की परत चढ़ा देने पर, आयरन आयरन पर जिंक धातु की परत चढ़ा देने पर उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है, उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। यह क्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है, यह क्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है, यह क्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है। ठीक है। सो बेटा आज ये आपका क्या कहते हैं जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहीं ये पूरे टॉपिक हमने पढ़ाया, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास है क्योंकि आज क्लास बारिश की वजह से नहीं हो पाई, और इसमें मैंने लिखाते हुए फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं क्लास में आपको लिखाता हूँ इस टाइप से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, वीडियो आपको कैसे लगी, क्या समझ में आया? अगर इस तरीके से कभी क्लास हमारी बाधित होती है बारिश की वजह से, तो क्या इस तरीके की क्लास देख कर आपको संतुष्ट किया जा सकता है, उसको अच्छे से बताइएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।